Assalamu alaikum students, welcome again to my channel, The Rise of Literature. I hope all of you will be salubrious. Today we are going to discuss some methods of research. जब हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेथड्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो है वो हमें लेना पड़ते हैं। तो आज हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है थियोरेटिकल रिसर्च का। इस थियोरेटिकल रिसर्च में मतलब कि आप इसका फोकस जो होता है थियोरेटिकल रिसर्च का, कोई भी नॉलेज जनरेट करना है इन रिगार्डलेस ऑफ इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया जाएगा, इसमें सिर्फ नॉलेज जनरेट किया जाता है। कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, हमारी बेस्टर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, ताकि किसी भी टॉपिक के बारे में जो हम रिसर्च करना चाह रहे हैं उस टॉपिक के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेस्ट तरीके से हो सके। ठीक है, तो ये हो जाता है थ्योरेटिकल रिसर्च। उसके बाद एक और इसकी टाइप जो आती है उसमें है वो है अप्लाइड रिसर्च। अच्छा, अप्लाइड रिसर्च में क्या था, जैसे कि हमने थ्योरेटिकल में हमने पढ़ा कि हमने उसमें सिर्फ हम नॉलेज जनरेट करते हैं कि हमने किस टाइप का नॉलेज जो है वो जनरेट करना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं हमने। अब उनको प्रैक्टिकली हमने कैसे जो है वो यूज करना है। ठीक है, ये है एक्चुअल में अप्लाइड रिसर्च। प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज जो है वो जनरेट किया जाता है और इसका जो यूज है वो स्टेम फील्ड्स में ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि इस्लाम कंप्यूटर साइंसेज में, इंजीनियरिंग में या मेडिसिन वगैरह में जो है वो इसको जो है वो यूज़ किया जाता है अप्लाइड रिसर्च। तो अगर ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखें तो इसकी बहुत सारी आगे टाइप्स आती हैं, बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो मेथड जो यूज़ होता है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम क्या करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टडी एक्चुअल में इसमें हमें कुछ डिस्क्राइब करना होता है, एक सिचुएशन को, एक फिनोमिना को, एक इशू को या किसी भी प्रोसेस को हमने जस्ट डिस्क्राइब करना होता है कि किसी सिचुएशन के या किसी एक कम्युनिटी के जो लोग हैं ये कम्युनिटी जो है वो उनकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं और किसी इशू को लेकर उनके किस तरह से बिहेवियर है, उनका एटीट्यूड क्या है उस प्रॉब्लम को लेके, उस इशू को लेके उनका किस तरह के एटीट्यूड हैं, उनके किस तरह के बिहेवियर्स हैं और उनकी किस तरह की जो लिविंग कंडीशन है। ये एक्चुअली जस्ट डिस्क्राइब करेगा कि सारे प्रोसेस वगैरह जो है वो किस तरह से चलते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को, फिनोमिनास को, प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ठीक है, ये होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है इसके अंदर कोरिलेशन स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी में क्या होता है कि हम एक सिचुएशन के दो या दो से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, मतलब एक सिचुएशन है, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसके हर इंसान का किसी ना सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो डिफरेंट होता है और हर सिचुएशन के, हर फिनोमिना के, हर प्रोसेस के, हर प्रॉब्लम के दो या दो से ज़्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उनको जो स्टडी करना है वो है कोरिलेशनल स्टडी। इसमें क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, ये कोरिलेशन स्टडी के एग्जांपल से हम कहते हैं कि एक्चुअल में कोरिलेशन स्टडी क्या है। फॉर एग्जांपल, एक हार्ट अटैक का स्ट्रेसफुल लिविंग के साथ क्या रिलेशन, मतलब एक स्ट्रेसफुल लिविंग या कोई डिप्रेस्ड है बंदा और एक स्ट्रेसफुल लिविंग जो है वो उसको मिल रही है और वो अपनी लाइफ जो है वो बहुत डिप्रेशन में गुजार रहा है और स्ट्रेस में गुजार रहा है, तो उसको जो है वो हार्ट अटैक कैसे आएगा या उसकी उस कंडीशन का, उस सिचुएशन का, उस प्रॉब्लम का, उस फिनोमिना का उसके हार्ट अटैक से क्या रिलेशन है। एक्चुअल में ये है एक्चुअल में कोरिलेशन स्टडी कि एक चीज के दो एस्पेक्ट्स हैं, अब उन दो एस्पेक्ट्स का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, ये है कोरिलेशन स्टडी। उसके बाद इसमें आ जाती है टाइप, वो है एक्सप्लेनेटरी स्टडी। अब हमने तो पहले तो कोरिलेशन में तो बात की ना कि एक सिचुएशन के, एक फिनोमेना के, प्रोसेस के दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना, वो है कोरिलेशन स्टडी। अब एक्सप्लेनेटरी स्टडी ये बात करती है कि उन दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट्स का रिलेशन जो है वो क्यों है, why and how there is a relationship between two aspects of a situation। ये है एक्चुअल में एक्सप्लेनेटरी स्टडी। इसमें जब हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो रिलेशन जो है वो क्यों है। पहले हमने कोरिलेशन में तो बात की ना कि एक हार्ट अटैक का जो स्ट्रेसफुल लिविंग है उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ठीक है, अगर इंसान एक फ्री है, बिल्कुल हैप्पी है, उसकी लाइफ जो है बिल्कुल सेटल चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो उसको बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो जब अगर उसको स्ट्रेसफुल लिविंग है या वो डिप्रेशन में है या वो किसी प्रॉब्लम का शिकार है, तो उसको हार्ट अटैक जो है वो वहाँ पे हैपन हो सकता है, हार्ट अटैक जो है वो वहाँ पे अकर हो सकता है।
ठीक है। अब वो तो हमने कोरिलेशन में पढ़ा। अब एक्सप्लेनेटरी में हम बात करते हैं कि वो रिलेशन कैसे है, कैसे एक स्ट्रेसफुल लिविंग का हार्ट अटैक के साथ क्या ताल्लुक है और कैसे ताल्लुक है, हाउ एंड व्हाई देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। तो ये है एक्चुअल में एक्सप्लेनेटरी स्टडी। उसके बाद आ जाती है टाइप, वो है एक्सप्लोरेटरी स्टडी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि यह है कि एक रिसर्चर है, वो किसी एरिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, वहाँ पे विजिट करना चाहता है अपनी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, एक ऐसे एरिया को जहाँ पे या तो उसको उस एरिया के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, या उसको थोड़ा बहुत जो है वो नॉलेज होता है। अब वो किसी एरिया को विजिट करेगा, एक्सप्लोर करेगा, डिस्कवर करेगा, या जो भी है, ये एक्चुअल में इंक्लूड होता है एक्सप्लोरेटरी स्टडी का। इसमें आप कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, या तो उसके बारे में आपको बहुत थोड़ा नॉलेज होता है, या आपको बिल्कुल भी उसके बारे में पता नहीं होता। अच्छा, आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी जो है वो थोड़ी डीप भी हो सकती है कि आप फॉर एग्जांपल आप अगर किसी छोटे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए किसी एरिया को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए या कुछ ऐसा अक्कर हो जाए वहाँ पे कि आपको जो है वो डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़े। मतलब आप किसी छोटे मोटे मामले के लिए जो है उसको स्टडी कर रहे थे, आपको सिर्फ एक माइनर सा आपका इशू था जिसको सोल्व करने के लिए आप किसी एरिया को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ जाए और आपको जो है वो मतलब उसकी डेप्थ में जाना पड़े उस चीज। अब हम अगर इंक्वायरी पर्सपेक्टिव की बात करें तो उसमें कौन कौन से मेथड जो है वो इंक्लूड होते हैं। इसमें एक होता है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च और दूसरी होती है अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च ही ऐसी रिसर्च है जिसमें हमने रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो हमारे उस प्रोसेस के अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो पहले से प्री प्लान होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अपने रिसर्च प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा डिज़ाइन क्या है, और हमने कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो सेट किए हैं, क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं जो हमने उस रिसर्च के दौरान अपने रिस्पोंडेंट से जो है वो क्वेश्चन करने हैं। मतलब वो सब कुछ जो होता है इसमें रिसर्च के दौरान, प्रोसेस के दौरान जो भी इसमें रिसर्च के प्रोसेस के अंदर जो भी स्टेप्स होते हैं वो इंक्लूड जो इसके अंदर होते हैं, तो वो पहले से प्री प्लान होते हैं। वो हमने पहले से मतलब वो सब कुछ तयशुदा होता है पहले से कि हमने ये प्रोसेस है, ये इसके अंदर स्टेप्स हैं, और हमने इस तरह करके जो है वो रिसर्च को कंडक्ट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो करने हैं। वो सब कुछ पहले से प्री प्लान होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। ये एक्चुअल में होता है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। दूसरी टाइप अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च क्या होती है कि इसमें मतलब प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स आ रहे थे रिसर्च के अंदर वो प्री प्लान नहीं होते, वो टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितनी वेरिएशन लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो इसमें कुछ भी प्री प्लान नहीं होता, इसमें सब कुछ चेंज होता है। अगर आप किसी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इशू पे डिपेंड करता है, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, आपके रिस्पोंडेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ क्वेश्चन करने लगे अपने रिस्पोंडेंट से, तो वो क्वेश्चन के आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन पे, उनके आंसर पे डिपेंड करके आपके क्वेश्चन भी बदल सकते हैं कि उसने जो रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। इसमें रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के रिस्पॉन्स देता है, और फिर आप उससे नए क्वेश्चन कौन कौन से करते हैं। इसलिए ये होती है अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च, और ये नेचर ऑफ द रिसर्च पर डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या क्या जो है वो वेरिएशन का सामना करना पड़ता है। तो ये होती है एक्चुअल में अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। इसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी जो है वो भी रिसर्च के मेथड्स में इंक्लूड होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को, जो कि स्ट्रक्चर्ड होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो डाटा कलेक्ट जाता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, वो डिजिट्स और नंबर्स की फॉर्म में होता है, इसलिए रिसर्चर उसके अंदर कोई भी चेंजिंग जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें हर नंबर, हर चीज़, हर डाटा जो उसने कलेक्ट किया होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसमें कोई किसी किस्म की वेरिएशन नहीं हो सकती। ये होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अच्छा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में सबसे पहले इसमें जो एक किया जाता है, जो रिसर्चर को करना पड़ता है, वो होती है क्वेश्चनियर या सर्वे। इसमें क्या होता है कि वो कुछ लोगों से इंटरेक्ट करता है, उन लोगों से क्वेश्चंस करता है और ऑब्जर्व करता है कि कितने लोगों ने जो है वो यस में आंसर दिया और कितने लोगों ने जो है वो नो में आंसर दिया। कोई भी क्वेश्चन करेगा, लोग कितने उसने ये क्वांटिटेटिव डाटा में तो सिर्फ उसने मतलब ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर्स होंगे ना, इसमें डाटा कलेक्ट करना है और न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, इसमें यस और नो होगा या कुछ नंबर्स इंक्लूड होंगे। मतलब कि अब रिसर्चर ने कुछ क्वेश्चन किए हैं लोगों से, और उसने ये चेक करना है कि कितने लोगों ने जो है वो यस में आंसर दिया और कितने लोगों ने जो है वो नो में आंसर दिया। तो ये है एक्चुअल में क्वांटिटेटिव रिसर्च।
ये तो हो गया उसका क्वेश्चनियर या सर्वे। उसके बाद बात आती है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रिसर्चर जो है वो किसी रोड पे है और वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि कितनी नंबर ऑफ कार्स जो है वो यहाँ से पास हो रही है। फॉर एग्जांपल 20 कार्स यहाँ से पास हुई हैं और 30 बाइसिकल्स जो है वो यहाँ से गुजरी हैं। तो मतलब वो एक रोड पे जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है नंबर्स ऑफ कार को, नंबर ऑफ बाइसिकल्स। ठीक है, ये अब ये भी न्यूमेरिकल फॉर्म में ही है ना, डिजिट्स में है, नंबर्स में है, अब वो इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। ये है क्वांटिटेटिव रीजन। उसके बाद बात आती है इसमें सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पहले से डिस्कस हो चुका होता है, फिर ये उसको भी कंसीडर करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, वर्ड्स या इमेजेस की फॉर्म में होता है। उसमें जो है वो चेंजिंग हो सकती है, क्वांटिटेटिव में नहीं चेंजिंग हो सकती थी, अब क्वालिटेटिव में हो सकती है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इंटरव्यूज कंडक्ट की जाती है लोगों से, जो अब उसमें तो पहले सेकेंडरी डाटा हमने देख लिया ना कि लोगों जो पहले से डिस्कस हो चुका है वो हमें मिल गया था। अब इसमें हम लोगों से कुछ इंटरव्यूज लेंगे, जो डाटा हमारे पास पहले से कलेक्ट नहीं है, जिसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, लोगों से इंटरव्यूज लेंगे, लोगों से क्वेश्चंस करेंगे किसी भी इशू के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कि लोग क्या सोचते हैं। या किसी फोकस ग्रुप होता है, फोकस ग्रुप होता है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे होते हैं, जो हमारा कंसर्न होता है, सेंट्रल कंसर्न जो हमारा होता है वो होता है हमारा फोकस ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम ये रिसर्च करना चाह रहे हैं कि इंटरमीडिएट में गर्ल्स के ज़्यादा मार्क्स आते हैं या बॉयज़ के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो हमारा जो इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारा फोकस ग्रुप है। अब इसमें फोकस ग्रुप को भी कंसीडर किया जाता है और कुछ इंटरव्यूज लिए जाते हैं। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट्स या पेपर को जो है वो चेक किया जाता है, मतलब आपके अपने अकाउंट्स या आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन या आपकी अपनी रिसर्च क्या कहती है, रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं कि मतलब कि इतने सालों से जो है वो मतलब इतनी परसेंटेज जो है वो बॉयज़ के मार्क्स की अच्छी है और इतनी परसेंटेज जो है वो गर्ल्स के मार्क्स की अच्छी है। तो ये मतलब कि पूरे कल्चरल रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, क्या आपने ऑब्जर्व किया है, पूरी आपकी जो रिसर्च थी वो उसका रिजल्ट क्या निकला है, और आप फिर उसके बाद अपनी प्रेजेंट करते हैं रिपोर्ट। तो ये एक्चुअल में होता है मेथड्स रिसर्च के अंदर जो इंक्लूड होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी, और दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए करिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और अल्लाह